घर में घुस के मारेंगे तो मारिए ना, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? सेना पे ही खर्चा हो रहा है। वो न्यूसेंस है, ब्लडी न्यूसेंस। ठीक काम नहीं कर रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। अबे तेरे बाप ने लड़ाई करी है कभी? 4 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर क्यों है? उसने सीज फायर का फायदा उठाया और उसने तालिबान को काबुल में बिठा दिया। वही तालिबान उनकी ऐसी तैसी कर रही है। इशारा मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर सकता कि देयर हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। 3 पानीपत के युद्ध थे, तीनों हारे क्योंकि अपने देश में लड़े। आपको फौज का ही खर्चा दिख रहा है कि काटो काटो काटो। गिनती करते तो 50-60 के तो ऊपर हमें अभी हाल में शहीद हो गए नई सरकार के आने के बाद। हमने बहुत ट्रूप्स भर दिए थे, यानी खचाखच कश्मीर को भर दिया था। पाकिस्तान रोता हुआ गया चीन के पास कि साहब ये तो भारत ने तो काया पलट कर दी है। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफी हैं। जो लड़का 24 घंटे आपने रखा है सियाचिन पे लद्दाख में, उसको अपने माँ बाप का इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। और एक दिन पहले जिस तरह का कायराना आतंकी हमला हमारे जवानों पर हुआ, हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है, हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। और 1 महीने के अंदर ये जम्मू रीजन के अंदर 7वां बड़ा हमला आतंकियों का हुआ है। और हमारे साथ मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो बताएंगे जिन्होंने लंबे समय से कश्मीर हो, जम्मू हो या पंजाब में तमाम बड़े बड़े ऑपरेशन इन आतंकियों के छक्के छुड़ाए हैं, जिन्होंने दरअसल क्यों ये हो रहा है। जबकि कहा यह जा रहा था कि जब से कश्मीर से 370 का हटी है उसके बाद से हालात बदस्तर अच्छे होने लगेंगे, आतंकी हमले कम होंगे। लेकिन हमने देखा है कि सर पिछले 1 महीने में बहुत सारी घटनाएं हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अंदर से दुख, अफसोस। और हमारे जवान जब वो कफन में लिपटी हुई तस्वीरें उनके रोते बिलखते परिजनों की आती, सर दिल कांप रहा है। ऐसा क्यों बार बार इन्होंने जम्मू रीजन पे अटैक कर रहे हैं, बार बार टेररिस्ट? देखिए साहब, बात ऐसी है कि ये सारे अटैक साउथ ऑफ द पीर पंजाल हो रहे हैं। रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, ये सब साउथ ऑफ द पीर पंजाल, राइट। और अब सवाल अगला होगा कि क्यों साउथ ऑफ द पीर पंजाल? नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल जब हमने 370 हटाया था, हमको अंदेशा था कि वो जो कश्मीर में बवाल करने की कोशिश करेंगे, तो उसके पहले ही हमने अमरनाथ यात्रा के एयरबस पे और बाकी चीज़ों पे हमने बहुत ट्रूप्स भर दिए थे, यानी खचाखच कश्मीर को भर दिया था। और वो ट्रूप डेंसिटी के चलते वो कुछ नहीं कर पाए। बड़ी धमकी दी थी कि खून की नदियाँ, नाले वगैरह वगैरह बहा देंगे, भारत के क्या कहते हैं जनाजे को अर्थी देने के लिए कंधा नहीं मिलेगा। बकवास को कख नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कर पाए ये लोग, और बहुत वहाँ खुशहाली वगैरह आ गई। साउथ ऑफ द पीर पंजाल में देखिए एक अलग किस्म की प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? 2004-2005 में मैं वहाँ पे रोमियो फोर्स कमांडर था जब, तब चरम सीमा पे थी वहाँ पे आतंकवाद। मतलब आतंकवाद साउथ ऑफ द पीर पंजाल ज़्यादा था बनिस्बत कश्मीर घाटी के। और उस वक़्त लेकिन हमने बहुत फोर्स डिप्लॉयमेंट करी वहाँ पे, और मार के तो मुझे अपना याद है कि जो रोमियो फोर्स के अंदर रजौरी पुंछ के इलाके में पहले ऑपरेशन सर्व विनाश चलाया था जनरल हार्डी हरदेव सिंह लीडर साहब ने, पैरा कमांडो की जो है, और उसमें जो उनका बेस था पीर पंजाल में, उसको हिट किया, वहाँ से स्कैटर किया उन सारों को। फिर मेरे को वहाँ कमांड दी गई और मैंने फिर उनको ढूंढ के जो गांव शहर जहाँ भी आके छुपे थे मार के हमने सफाया कर दिया, कमर तोड़ दी थी आतंकवाद की। और अगले 10 साल 12 साल वहाँ शांति रही, पूर्ण रूपेण शांति रही वहाँ पे। तो जब शांति रही, नेचुरली फिर लोग जो है थोड़े से क्या बोलते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। आए दिन की जो कभी आईडी फट रही है, एम्बुश हो रहा, वो सब ख़त्म खलास हो गया था। तो फिर वहाँ से ट्रूप्स हटाने शुरू किए। अब मसलन जब मैं था मेरे पास 18 पलटनें थी। कोई 5-10 साल बाद मैंने ऐसे ही एक वहाँ थे कमांडर मेरे से मिलने आए, तो मैं बोला अभी कितनी पलटनें हैं तुम्हारे पास? तो बोले साहब 7। कहाँ 18 कहाँ 7? बट उस वक़्त शांति थी तो लोगों ने हटा लिए। फिर आपको याद है कि
पाकिस्तान रोता हुआ गया चीन के पास कि साहब ये तो भारत ने तो काया पलट कर दी है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो कुछ करो मेरे आका। तो उसने 2020 में, आपको याद होगा, लद्दाख में हम पे चढ़ने की कोशिश करी और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है साहब। अब सवाल ये है, एक प्रॉब्लम हमारे फ़ौज में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा, हमारी, और अब पता नहीं टॉप लीडरशिप भी इस सोच में कन्विंस कर दी गई है कि मैन पावर सबसे बड़ी हमारी बोझ है। ये फालतू में भत खा रहे हैं, थूक चूना लगा रहे हैं सरकार को, निकालो इनको। क्या आप जानते हैं कि कोविड काल में 3 साल भारत की सेना में, नेवी, एयरफोर्स में सब भर्ती बंद, 0, 0। क्यों? कोविड चल रहा है साहब, हम नहीं चाहते इन्फेक्शन हो। वेरी गुड। हर साल हमारे 60,000 लड़के रिटायर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। 60 × 3, 1,80,000 से आपने भारत की सशस्त्र सेनाओं को काट दिया कि बहुत खर्चा हो रहा है। सेना पे ही खर्चा हो रहा है और अब मरे जा रहे हैं कि हम सेना का खर्चा नहीं सहन कर सकते। तो फिर आपकी आज़ादी किसी दिन जाएगी। इसी मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारी इकोनॉमी की जीडीपी, हम कह रहे हैं हम 10वें थे, हम 5वें पे आ गए, हम 3रे पे जा रहे हैं। सेना पे खर्चा नहीं कर सकते साहब। साहब ज़रूरी है आपकी आज़ादी के लिए। और आपको अगर लड़ना है कल, तो आपकी लड़ाई पहाड़ों में होगी, चाहे चीन के बरखिलाफ, चाहे पाकिस्तान के बरखिलाफ। यू विल हैव टू फाइट इन द माउंटेन एंड माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। थ्योरी क्या थी कि साहब हम मैन पावर पे खर्चा कम करेंगे, हथियार ज़्यादा लेंगे। हथियार नहीं है, आधुनिकतम करने, टेक्नोलॉजी लेंगे। साहब अमेरिका को देखो, आदमी नहीं लेता, वो टेक्नोलॉजी करता है। अरे साहब, अमेरिका की प्रॉब्लम वही है जो आपकी प्रॉब्लम है। उसके मैक्सिको और कनाडा उसके पड़ोसी हैं। हमारा चीन और पाकिस्तान, ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों की हालात में। वो मैरीटाइम पावर है, आप ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल पावर हो। और आपको मैरीटाइम से भी उतना ही खतरा है। आपको तो 2 तरफा खतरा है, हर तरफ से आप घिरे हुए हो दुश्मनों से। जब भी किल्लत आई पैसे की, मैन पावर काट दो साहब, रेवेन्यू बजट काट दो, कैपिटल बढ़ा दो। कहाँ से बढ़ेगा? बड़ा सड़ा कुछ नहीं, मैन पावर काट दी, रोते फिरे। ठीक है, अपनी दुम काट के बड़े खुश हो गए। जिस ढाल पे बैठे थे उसको रेतना शुरू करो आप, तो फिर मुसीबत होगी आपके लिए। तो ये जो मैन पावर के कट्स हैं, ये हमको लगता था कि ये रिस्टोर होंगे। रिस्टोर के बदले अग्निवीर स्कीम आ गई साहब। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफ़ी हैं, उनमें से 25% रखेंगे, बाकी सबको उठा के बाहर फेंकेंगे। 4 साल के बाद दफ़ा करेंगे बाहर और नए 4 साल नए लाएंगे, यंग आर्मी रखेंगे, यंग आर्मी। मतलब नुकसान हमने अपने आप को किया है। अभी भी मौका है। आई थिंक वी नीड टू करेक्ट इट। सबसे पहले जो 1,80,000 काटे गए, दे नीड टू बी मेड अप। दे नीड टू बी मेड अप बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू फाइट। क्योंकि अब आप इलाके अनकवर कर रहे हैं, अब आप फायर फाइटिंग पे आ गए हैं। वहाँ आज गया तो इधर से ट्रूप लगाओ, वहाँ ले जाओ। अब यहाँ पे आया तो वहाँ से वापस लाओ, इधर उधर इधर उधर। आप ऐसे ही कथाकली कराते रहेंगे अपने लड़कों को, तो थका देंगे बेवजह। मैंने देखा है कई यूनिटें नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम से आई, वो भी कॉम्बैट एरियाज़ हैं, वो भी काउंटर टेररिस्ट CI ऑपरेशनल एरियाज़ हैं अपने। फिर देखिए हमारा एक फील्ड पीस का रोटेशन था। अब क्या है कि वो पीस आए, चलो रजौरी, चलो पुंछ, चलो रियासी, चलो कठुआ, चलो ये दौड़ते फिरो। मतलब पीस स्टेशन कहाँ गया? इसी पीस स्टेशन किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि जो लड़का 24 घंटे आपने रखा है सियाचिन पे, लद्दाख में, उसको अपने माँ बाप का इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है, घर को रिपेयर करानी है, उसको छुट्टी चाहिए, उसको थोड़ा टाइम, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूलों में डालना है, उसको थोड़ा फैमिली के लिए टाइम चाहिए, तो उसको पीस स्टेशन भेजा जाता है। और फिर उसको जब रेस्ट हो जाता है, ट्रेन हो जाते हैं दोबारा, फिर उसको फील्ड एरिया। अब आप फील्ड पीस रोटेशन प्रोफाइल को ख़राब कर दोगे तो फिर साहब ज़्यादा देर नहीं चलोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आपकी आँखों के सामने एक बड़ा
प्रत्यक्ष प्रमाण ट्रेलर चल रहा है। क्या ट्रेलर चल रहा है? रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। रशिया के पास हथियारों की कोई कमी है? हम खरीद रहे हैं। ठीक है साहब, लेकिन रशिया ने भी 1.5 लाख से 2.5 लाख की फौज पे हमला किया। ठीक है साहब, कुछ देर तो चल गया, जो वेपन थे उनका फ़ायदा उठा के चल गया। थोड़ी देर के बाद जीप बाहर आ गई। भाई थक जाता है इंसान यार, उसको रेस्ट रोटेट करना पड़ता है। जो घायल हैं उसके बदले नए लड़के लाने पड़ते हैं। आप वो मैन पावर ही कार्ड नहीं, 90,000 काफ़ी है, कर लो। तो पुतिन साहब ने उस वक़्त बोला, लेने के देने पड़ गए। 3 साल लड़ाई खिंच गई है, जिसकी बात चल रही थी कि 10 दिन में हम ख़त्म कर देंगे। ये ट्रेलर सामने चल रहा है कि साहब केवल हथियार से जीत नहीं आती। आजकल के युग में यू नीड मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी एंड हाईटेक, दोनों, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे बड़ी 1.4 अरब और सबसे यंग आबादी। 50% भारतीय 26 वर्ष की आयु के नीचे। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है जॉब्स क्रिएशन, जॉब क्रिएट करना। और यहाँ माशाल्लाह हम जो जॉब्स हैं उनको काट रहे हैं। मुझे तो लॉजिक कोई समझा दे तो मैं बड़ा उसका आभारी हूँगा। ठीक है साहब, अभी तो चलिए, आप गडकरी जी ने रोड सड़कें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रही है। सड़कें कब तक बनाएंगे? 2 साल और 3 साल और, फिर वो सारी मैन पावर खाली बगैर जॉब के होगी जी। और उस वक्त आप जॉब्स काट रहे होंगे कि फ़ौज की तो साहब काट ही दो, बड़ा खर्चा हो रहा है। अगर फ़ौज पे खर्चा हो रहा है, मुझे बताइए, हम आईटीबीपी की 7 नई पलटनें खड़ी कर रहे हैं, उस पर खर्चा नहीं हो रहा। आपको फ़ौज का ही खर्चा दिख रहा है कि काटो काटो काटो, एक काटो 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 तो लड़ेगा कौन? अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज की रक्षा पुलिस करेगी। मुझे तुक समझ नहीं आया कोई। मैं 37 साल झक मारी है फ़ौज में, हर लड़ाई का मैदान देखा। 1971 पंजाब जी, कारगिल, रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, सब जगह लड़ा हूँ मैं। लगातार मेरा पूरा जीवन लड़ाई में गया है। मैंने पहली बार ऐसा होता हुआ देखा है कि हम अपनी दुम काट रहे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटने में लग गए हैं कि साहब मैन पावर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम पेंशन नहीं दे सकते। एक सांसद को 5 बारी इलेक्ट होते हैं, उनको महानवाज को 5 पेंशन मिलती। एक पेंशन देने में एक सिपाही को हम नहीं समझ आया, हमारी नानी क्यों मरी जा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मुझे इसका लॉजिक समझा दीजिए। ठीक है, तो मेरा तो कम बैक टू दिस प्रॉब्लम। एक तो वहाँ पे मैन पावर की पॉसिटी, उसको जल्दी करेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 1, अगर खासकर आपके पास मैन पावर की पॉसिटी है, तब आपको अनिवार्य है कि आप रक्षात्मक होके नहीं, आक्रामक होके लड़ें। अरे साहब, हमारी ही मोदी सरकार ने, मोदी 1.0, मोदी 2.0, हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी उड़ी के बाद, 2-4 किलोमीटर अंदर गए, 40-50 मार के आ गए हमारे पैरा कमांडोज। और उसके पश्चात जब पाकिस्तान 3-4 महीने चुप रहा, फिर उसने देखा चलो ये तो हम सह लेंगे, तो उसने फिर पुलवामा में वार किया। हमने पलटवार किया और हमारी एयरफोर्स 80 किलोमीटर अंदर जाके इनके 250-300 मार के आई। तो कहने की बात यह है कि वो हमने किया, तो क्या वो फुल स्टॉप? अब 200 साल के लिए काफ़ी है, अब क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मोदी सरकार जिस दिन शपथ ले रही थी, उन्होंने मुंह पे तमाचा मारने की कोशिश की। तमाचा मारने, रियासी में 9 बेचारे बेकसूर औरतें बच्चे मार डाले वहाँ पे। उसके बाद लगातार सिलसिला शुरू हो रहा है। हमारे आप थोड़ा सा कोई गिनती करते तो 50-60 के तो ऊपर हमें अभी हाल में शहीद हो गए नई सरकार के आने के बाद। तो हमको तो बहुत उम्मीद थी कि हमारी नई सरकार राशन पानी लेके चढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी ऐसे एक बहाने को ढूंढ रही थी। हमें कोई नया बताया कि पाकिस्तान तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आप आंखें तो नहीं ना बंद कर सकते। पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत नहीं है जितनी चीन है, लेकिन वो न्यूसेंस है, ब्लडी न्यूसेंस। ये देश डूबने की कगार में है। ठीक है, चाणक्य नीति के मुताबिक ऐसे दुश्मन को, धराशायी को छोड़ना नहीं चाहिए, खलास कर देना चाहिए।
घायल सांप को घर में नहीं रखते, मार डालते हैं, नहीं तो वो पड़ेगा आपके ऊपर कभी ना कभी। जीडी सर, इसका जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के मैन ट्रूप्स कम कर दिए गए, बजट की बात सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान से जो इस समय हम लोग लगातार हमले देख रहे हैं, इसमें सर 2 या 3 टेररिस्ट या 4 टेररिस्ट, कोई ज़्यादा घेरे पे नहीं होते हैं, ज़्यादा इनके पास में वेपन्स नहीं, लेकिन 2 या 3 के छोटे छोटे ट्रुप्स में ये लोग आते हैं और वहाँ पर सर जिस तरह लोकल सपोर्ट मिल रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रियासी में भी हमने देखा। ये क्या हमेशा से लोकल सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा है कि 6,000 रुपये में बताते हैं, रिपोर्ट्स आई कि रियासी में वो जिस घर में टेररिस्ट रुके थे वहाँ पे 6,000 के लिए उनको रोका गया। अभी जो आ रहा है रिपोर्ट, उसमें भी यही आ रहा है कि इनको पहले से वहाँ के लोगों ने पूरा एरिया घुमाया, उसके बाद में हमला करने के बाद उनको वहाँ के लोकल गाइड ने उनको निकलने का भी रास्ता बताया। सर देखिए ऐसा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अब्दुल्ला सरकार, उसके बाद ये अपनी महबूबा मुफ्ती सरकार, उन्होंने एक प्रोजेक्ट रोशनी शुरू किया था, और गुज्जर और ये जो तस्कर हैं हमारे, ये रोहिंग्या, इनको लाके जम्मू कश्मीर में बसाएंगे और इनको जम्मू के इलाके में बसाएंगे जो कहाँ कहने को हिंदू बहुल इलाका कहा जाता था। कहाँ उनको बसाना शुरू किया? जो बॉर्डर से खड्ड आते हैं, खड्ड मतलब जो नदियाँ आती हैं, उनके साथ 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 इनको बसाना शुरू किया। हम बड़े हैरान हुए कि साहब ये जम्मू के लोगों को आक्रोश हुआ कि ये डेमोग्राफी बदली करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए, ये वो ये के लिए। अब समझ आता है कि क्यों वो खड्ड के साथ लगा रहे थे। जब टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो खड्ड के साथ आते हैं। और आपने देखिए, हिंदू क्यों सपोर्ट करेगा मुसलमान टेररिस्ट को? मुस्लिम टेररिस्ट पाकिस्तान से उसकी गला रेतना आ रहा है, उसको जाके दिखाएगा ये जगह फौज है, ये जगह फौज है। अरे बकवास। ये लोग खास वहाँ पे लाके रोहिंग्या और ये और वो रोहिंग्या को वहाँ बसाए गए कि ताकि इन्फिल्ट्रेशन में हेल्प करो। और जब लोगों ने थोड़ी आउटक्राई उठाई तो आपको याद है कठुआ रेप केस? जी याद है? जी याद। वो बड़ा बवाल किया गया कि नहीं, इनको नहीं हटा सकते यहाँ से। तो मतलब साजिशें तो हम अपने बरखिलाफ हमारे देश में लोग करते हैं। अब आज बड़ी बवाल हो रहा है, ये कहना कि सारी जम्मू के लोग उनको गाइड करने में लग गए हैं सारे, वो भी हिंदू। ये गिव मी अ ब्रेक। मैं उस इलाके में ऑपरेट कर चुका हूँ, ये गिने चुने लोग हैं। और दूसरा आपने पॉइंट रेज किया कि 3 कैसे इतना मार रहे हैं। देखिए साहब, घना जंगल है, वो पहाड़ और जंगल है, ना सिर्फ जंगल है, पहाड़ों पे जंगल है और घना जंगल है। आप 2 मीटर आगे जाएं आपको दिखेगा नहीं है क्या, ठीक है? तो ऐसे जंगल में कोई भी छुप के, आपकी गाड़ी जा रही है तो वो वार करता है और भाग जाता है, फिर कहीं और जाके वो घात लगाता है और करता है। उसके लिए तरीका ये होता था ROP, रोड ओपनिंग पार्टीज, कि हम पूरे हर सुबह हमारी वो फोर्स लगता था जिसका काम होता था सड़क को बचाना ताकि यातायात ठीक चल सके। अब ना बंदे ना रोड ओपनिंग पार्टी, फिर बोले एम्बुश क्यों हो रहा है, फिर वहाँ से कोई सिविलियन हमको बता रहे हैं श्रीनगर के आसपास से कि तुमको लड़ना नहीं आता, हम पुलिस भेजेंगे सिखाने के लिए। मतलब वो ठीक काम नहीं कर रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। अबे तेरे बाप ने लड़ाई करी है कभी? युद्ध आपने लड़ा नहीं और फौज को गाली देना आप पहला शुरू कर दो। ये लेट द आर्मी फाइट। मेरा सिर्फ सरकार से निवेदन है कि आप अपनी सेना के हाथ खोल दीजिए, जैसे आपने खोले थे बालाकोट और उसके टाइम। उनको पता है क्या करना। आप मुझे बताइए, जब इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, आप कत्ले गारत रोज देख रहे हैं, तो 4 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर क्यों है? ये टेररिस्ट को आने की सहूलियत के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आपकी नानी क्यों मारी जा रही? क्यों हमने सीज फायर किया? सीज फायर आप करेंगे तो उसको तो खुली छूट मिलेगी अंदर आने की ना, उसको तो खुली छूट आप दे रहे हैं अंदर आने की। तो बड़ा काम क्वाइट बॉर्डर है, घुस जाओ यहाँ से, वो करो। 4 साल पहले बाजवा साहब ने सीज फायर मांगा था, गिड़गिड़ा कर रो के पिट के, हम बड़े शान में आ गए, हाँ ले लो सीज फायर। उसने सीज फायर का फ़ायदा उठाया और उसने तालिबान को काबुल में बिठा दिया और बड़ा खुश हो रहा था कि साहब मैंने तो फतह कर ली अफ़गानिस्तान पे। अब उल्टे बांस बरेली को पड़ गए क्योंकि वही तालिबान उनकी ऐसी तैसी कर रही है।
ठीक है, वो तो खैर फॉर्चुनेट है हमारे लिए, ठीक है ना। हमने तो पूरा सहूलियत दी उसको कि वो ऐसा करे। अब सहूलियत दे रहे हैं कि साहब इन्फिल्ट्रेट करो। अब आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कोई समझाए प्लीज़ कि ये नीति क्या है। बड़ी अच्छी नीति थी हमारी, हिट बैक, घर में घुस के मारेंगे तो मारिए ना। अब किसका इंतजार कर रहे हैं कि 400-500 का आंकड़ा पार होगा तब मारेंगे? 400-500 हिंदुस्तानी जान आपको, हमारे को कोई मतलब नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, यू नो। एंड आई वुड, इशारा मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सब संभाल लेंगी, इस पार उस पार, आप चुपचाप बैठ जाइए, फौज को घर भेजना शुरू करिए। प्लीज़ हमें भी अब फौज को भी उनका नमक का हक कमाने का मौका दीजिए। हमें वाई आर वी सेइंग कि सिर्फ वन एजेंसी विल डू? इट्स अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। सब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सो लेट एवरीबडी डू, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है। सीज फायर क्यों दी है हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे? देखिए ये गंभीर इशू, इनके पीछे इशू है तह में। आज मैं आपको गहरी तह तक लेके जा रहा हूँ। ऐसे बयान दे देना, बयानबाजी करना, मार डालेंगे, सिर फोड़ डालेंगे, चकनाचूर कर देंगे, हड्डी का सुरमा बना देंगे, वो सब अच्छी बात है, करिए, बॉर्डर के पार करिए। अपनी जगह क्यों लड़ रहे? ये हमारे देश में एक आदत है, बन गई है। हल्दी घाटी का क्या कहते हैं, पानीपत में लड़ाई होगी, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर, पानीपत में ही लड़ेंगे साहब, उसके पहले हमको फुर्सत नहीं। वाई डोंट यू फाइट फॉरवर्ड? अगर हमने पानीपत का युद्ध अफगानिस्तान में लड़ा होता, हमारे देश की तबाही नहीं होती। 3 पानीपत के युद्ध थे, तीनों हारे क्योंकि अपने देश में लड़े। तो क्या आप सीख क्यों नहीं रहे हैं? अपने इतिहास से क्यों नहीं सीखते? पार करिए, हमने किया हुआ है ना, कोई नई बात थोड़ी ना। ताबड़तोड़ जाके मार लगाई बॉर्डर के पार। 1971 में पार किया, बांग्लादेश का बॉर्डर 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ऐसा फिर करने का समय आ गया है क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी चरमरा रही है। आपको केवल एक आखिरी धक्का देना है और ये जो है पाप की नगरी, ये खलास हो जाएगी, ये लंका ढह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जीडी सर को आप सुन रहे थे और जिस तरह से इन्होंने जो ज़मीनी हकीकत पीर पंजाल के बारे में, जम्मू के बारे में और इन आतंकियों के बारे में, इनके छोटे ट्रुप्स के बारे में और हमारे देश के अंदर हमारी पॉलिसीज़ कहाँ लूज़ कर रहे हैं, कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर जीडी सर ने दी है। इनसे हम दोबारा मिलेंगे और तमाम पहलुओं पर आप जीडी सर को हमेशा सुनते रहे हैं। आगे भी हम इनसे आके और सेना से जुड़े हुए मामलों में ज़रूर इनसे हम बातचीत लगातार करते रहेंगे।